खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज हम स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स जो सीरीज़ शुरू की है उसके नेक्स्ट जो है कड़ी उसके मुतल्लिक बात करेंगे। तो देखें, ग्रीक पीरियड का तो दो ग्रेट फिलोसफर्स का हमने नाम पहले ले लिया है। प्लेटो, जो आइडियलिस्ट फ़लसफ़े के फाउंडर हैं, बल्कि फ़लसफ़े के फाउंडर प्लेटो, उन्होंने एक जनरल आइडिया के एक आइडियल स्टेट रिपब्लिक जिसे वो कहते हैं कैसी हो सकती है जिसमें देयर विल बी परफेक्ट जस्टिस। इसके बाद भी लुक्ड एट एरिस्टोटल हु ब्रॉट द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम एन आइडियल स्टेज अप इन द हेवंस डाउन टू अर्थ। और एरिस्टोटल ने अप्रोच किया स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स को फ्रॉम द पॉसिबिलिटीज कि क्या हो सकता है। एक तो है ना क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू हैपन, दूसरा है क्या चीज़ मुमकिन है। तो ये दो, और मैं कहता हूँ कि एरिस्टोटल इज एक्चुअली द फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। साइंस क्या है कि आप ऑब्जर्व करते हैं कुछ चीज़ होते हुए, फिर आप कोशिश करते हैं कि ये क्यों हो रही है, उसका सुराग लगाने की, टू फाइंड आउट। और आपका कुछ गैस होता है कि यार ये वजह हो सकती है, वो हो सकती है। इसे कहते हैं हाइपोथेसिस। उस हाइपोथेसिस की बुनियाद पे फिर आप अपनी रिसर्च कह सकते हैं शुरू करते हैं, इन्वेस्टिगेशन। और उसके बाद आप फैसला करते हैं कि यार ये जो मेरा हंच था, हाइपोथेसिस था, ये दुरुस्त है या नहीं। अब ग्रीक पीरियड के बाद जो नया फेज पॉलिटिक्स में आता है वो है एम्पायर्स का। ग्रीक सिटी स्टेट के हवाले से इंटरेस्टिंग थी। उसके अंदर फलसफी थे, उसके अंदर एरिस्टोटल जैसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उसके अंदर प्रोफेशनल एडवाइजर्स थे जिन्हें कहा जाता है सोफिस्ट। सोफिस्ट वो थे जो पॉलिटिशियंस को जाके ट्रेन करते थे कि भाई आपने आर्ग्यूमेंट किस तरह करनी है, आपने किस तरह लोगों के जज्बात पे खेलना है, हाँ जी, ताकि आपके साथ लोग आए। तो सोफिज्म एक प्रोफेशन था जो आज के दौर में भी है। अब जब इलेक्शंस होते हैं तो पार्टीज़ जो हैं वो एक्सपर्ट्स से पूछती हैं यार क्या क्या इशू हम लेके आए कि हम ज़्यादा वोट मिले। तो ये देखें, द ग्रीक्स आर यूनिक इन दैट वे कि उन्होंने जो बातें तब की वो आज तक वैलिड है। डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, टिरनी, टायरनी भी लोग कहते हैं, ये सारी बातें तब ही हो चुकी हुई हैं। अब हम आते हैं एम्पायर की तरफ। हुआ क्या कि ग्रीक पीरियड के अंदर ही कुछ लोगों ने सिटी स्टेट के बाहर सोचने का सोचा। और देखें, ग्रीक सिटी स्टेट में तो आइडिया ये था कि ग्रीक जो है ना वो ही सिविलाइजेशन के सबसे बड़े बेरर्स हैं। तो ग्रीक और नॉन ग्रीक में एक फ़र्क था। ग्रीक्स वर कंसिडर्ड सुपीरियर देन नॉन ग्रीक्स। ये एक हमेशा जो कामयाब सिविलाइजेशन होती है वो दूसरी सिविलाइजेशन को, दूसरे लोगों को अब से अपने से कमतर समझती है। ये आज भी होता है, आज से 2000 साल पहले भी होता था, शायद 10,000 साल पहले भी होता होगा। जहाँ भी आप देखेंगे जो कामयाब है वो दूसरे को अपने से तकरीबन कम समझता है। तो लेकिन जब भी इस किस्म की सोच होती है ना, वी आर द बेस्ट, तो वहाँ पे कुछ लोग इसके ख़िलाफ़ भी सोच रहे होते हैं कि नहीं यार, इसके बाहर भी एक इंसानियत है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे एक फ़लसफ़ा उस ज़माने में ग्रीक सिटी स्टेट में स्टोइसिज्म आया। स्टोइसिज्म, STOICISM, स्टोइसिज्म।
स्टोइसिज्म का मतलब यह है कि एक नेचुरल वर्ल्ड है जो ना सिर्फ ग्रीक सिटी स्टेट में है बल्कि नेचर में भी है। आप कह सकते हैं एन इनिशियल आइडिया ऑफ सम सॉर्ट ऑफ नेचुरल लॉ। हालांकि नेचुरल लॉ की डिस्कशन बाद में शुरू हुई, लेकिन उस दौर में भी लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि ठीक है भाई, हमारी सिटी स्टेट्स तो हैं, लेकिन जहाँ भी आप जाएं ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। तो उस वहाँ से स्टोइसिज्म का आइडिया आया, और ग्रीक सिटी स्टेट्स के दौरान ही एम्पायर का आइडिया आया। अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर ने सिटी स्टेट्स को डिफीट किया। ही वॉज फ्रॉम मैसेडोनिया। आज झगड़ा है कि मैसेडोनिया ग्रीस का हिस्सा है या नहीं है, लेकिन उसको लोग ग्रीक भी समझते हैं। मैसेडोनियंस वर अ सॉर्ट ऑफ ग्रीक पीपल, यू नो। उसने सारी दुनिया को कॉन्कर करने का प्रोग्राम बनाया, और उसने सारी दुनिया को एक ही लीगल सिस्टम में, एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में फिट करने के लिए सोच दी। और वो जहाँ भी गया उसने वहाँ पे जब क्या कहते हैं फतह हासिल कर ली, तो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर छोड़े, और उनको सबको इंस्ट्रक्शंस ये थी कि एक लीगल तरीके से, यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें लोगों के इंटरेस्ट भी देखे जाएं, जो डिफीट हो जाते हैं उनके भी। ज़ाहिर है स्लेवरी भी थी, लेकिन उन्होंने आज़ाद लोग भी छोड़े, जैसे राजा पोरस और इस किस्म के लोगों को डिफीट किया। लेकिन फिर कहा जाता है कि ही ट्रीटेड हिम वेल विथ रिस्पेक्ट एंड सो ऑन। सच कितना है झूठ कितना है आई डोंट नो, आप इसकी डिटेल्स देख लें। सो इन द पीरियड ऑफ अलेक्जेंडर जो फ़लसफ़ा दुनिया में कम से कम इस एम्पायर का हिस्सा बना वो था स्टोइसिज्म, दैट एवरीवेयर देयर इज़ अ ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमैनिटी अल्टीमेटली शेयर्स सम आइडियाज़। देखें यही आइडिया बाद में मज़हब का भी बुनियाद भी बना, क्रिश्चियनिटी का, इस्लाम का, आप कह सकते हैं बुद्धिज़्म का भी, और रिफाइंड हिंदुज़म में भी एक इंसानियत का तो कॉन्सेप्ट है कास्ट सिस्टम के अलावा, अगर आप देखें तो ये सोच हमेशा रही है कि यार ठीक है हम यूनिक हैं, यूनिक नहीं हम ख़ास हैं, लेकिन साथ साथ इंसानियत भी है। तो इंसानियत की सोच का आइडिया स्टोइसिज्म इज़ वन। और हुआ ये कि अलेक्जेंडर ने दुनिया भी कॉन्कर कर ली, लेकिन वो ही गॉट डिफीटेड, ही डाइड, यू नो। इंडिया से होते हुए वापसी पे ही डाइड, बीमार हुआ और उसकी डेथ हो गई एट अ वेरी यंग एज। तो वो एम्पायर ख़त्म हो गई। लेकिन इसके बाद सिटी स्टेट्स का ज़वाल हो जाता है, और सोच का और पावर का सेंटर जो है वो रोम चला जाता है। सो द न्यू सिविलाइजेशन विच कंट्रीब्यूटेड टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स वो हैं द रोमन्स। अब हुआ ये कि रोमन एम्पायर आपको पता है 700 साल तक रही है। तो उसमें एक तो सिटी ऑफ रोम के लोग थे जिनको ख़ास तौर पे ऑल पॉलिटिकल राइट्स थे। इसके अलावा जो इटालियन लोग थे उनके भी राइट्स थे, एक्सेप्ट सम इम्पॉर्टेंट राइट्स टू इलेक्ट एंड कंटेस्ट ऑफिस। इसके अलावा दूर दूर तक उन्होंने ट्राइब्स कॉन्कर की, उनके भी राइट्स थे। तो रोमन पीरियड में फ़लसफ़ा यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे जोर नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रीज़न। ग्रीक हो या रोमन हो, ऑल रिलाइड ऑन रीज़न। रीज़न क्या होता है? लॉजिक। मज़हब के अंदर लॉजिक जो है वो साइड पे चली जाती है, ईमान आ जाता है। लेकिन साइंस की स्टडी, फ़लसफ़े की स्टडी तभी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होती है कि अगर वो रीज़न की बुनियाद पे, उसमें आप आर्गूमेंट दे सकते हैं, उसके अंदर आप एविडेंस दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट रीज़न इज़ कंसिडर्ड प्रूफ। ये हिस्ट्री में इसमें तब्दीलियाँ आती रही हैं। तो रोमन पीरियड्स में फिर उन्होंने जो सोच बनाई उसे कहा जाता है रोमन लॉ। रोमन लॉ के अंदर एक तो थे ना द सिटीजन्स ऑफ रोम,
देन द इटालियंस, देन द नॉन इटालियंस। उसमें द राइट्स ऑफ द स्लेव्स का भी जिक्र हुआ। औरतों के भी लिमिटेड राइट थे। ग्रीक पीरियड में और रोमन पीरियड में औरतें जो है वो पब्लिक में कम ही आई, रोम पीरियड में ज़्यादा आई। उनमें पावरफुल लेडीज़ भी थी जो हु हैड इन्फ्लुएंस। जिन लोगों ने शेक्सपियर को पढ़ा है या रोमन एम्पायर के मतलब स्टडी किया, दे नो इट बेटर कि वो डिसेंट्रलाइज किस्म का था। इंग्लैंड तक पहुंच गए थे, इधर एशिया में भी आ गए थे। द रोमन एम्पायर वाज द बिगेस्ट एम्पायर। उसके बाद अरबों की एम्पायर या इस्लामिक एम्पायर आई है। तो रोमन पीरियड के अंदर एक बड़ा नाम है वो सिसरो का है। और सिसरो ने जो सोच दी वो मैं आपको बता देता हूँ। सिसरो की 2 किताबें हैं, ऑन द कॉमनवेल्थ, जिसमें वो तकरीबन प्लेटो की जो रिपब्लिक है उसकी आर्गुमेंट को कंटिन्यू करता है, एंड ऑन द लॉज, जो कि किताब लॉ के मुतल्लिक है। मैंने बताया रोमन्स वर प्रैक्टिकल पीपल, नॉट एब्स्ट्रैक्ट थिंकर्स, बट हाउ टू अप्लाई रीजन टू सॉल्विंग द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। और इसमें जो नाम है बड़ा वो है सिसरो। ही वॉज an orator, he was a lawyer and a statesman who also served as a Roman council. Council is, 3-4 काउंसिल होते थे रोम में जो कि डिसीशंस फॉर्म किया करते थे। एक और बात जो सिसरो ने और बाकी रोमन्स ने की, उन्होंने एक तो रोमन लॉ को कई तरीके से किया, एक प्राइवेट लॉ और एक पब्लिक लॉ। आज तक अगर आप देखें, वी डिस्कस सिविल लॉ, प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी के बहुत डिस्कशन है रोमन लॉयर्स की। हु कैन ओन, हाउ मच ही कैन ओन, एक प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। तो एक तो है सिविल लॉज, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी के मतलब कह सकते हैं, मैरिज के कह सकते हैं, ये है सिविल राइट्स। और दूसरी है पब्लिक या पॉलिटिकल स्फीयर में भी, कि व्हाट लॉ अप्लाइज, हु हैज़ द राइट टू कंटेस्ट ऑफिस। तो वो तो रोमन सिटी के जो थे ना ओरिजिनल सिटीजन्स, उन्हीं के पास ज़्यादा थे। उसके बाद उन्होंने बाकियों को भी इंक्लूड किया, बट विदाउट गिविंग द राइट टू कंटेस्ट द हाईएस्ट ऑफिस। इस किस्म की रोमन पीरियड के अंदर तब्दीलियां लाई गई। सिसरो ने भी यही कहा कि एक बैलेंस्ड किस्म की कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, जो कि अगर आपको याद हो एरिस्टोटल का आइडिया था कि डेमोक्रेसी जो है मीन्स द, अगर वो मैसेज की हुकूमत हो तो मैसेज जो हैं वो तो इररिस्पॉन्सिबल होती हैं, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उनके पास ना प्रॉपर्टी होती है, तो वो सबका एकदम रैश किस्म की कानून बनाते हैं। तो वो नहीं होने चाहिए। और एक रूलर जो है अगर फिलोसफर हो तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो ना हो तो वो तो टायरेंट बन जाता है। इसी तरह एरिस्टोक्रेसी इज गुड बट नॉट ओलिगार्की, द रूल ऑफ द पावरफुल एंड द रिच एंड सो ऑन। हाँ जी। तो सिसरो कंटिन्यूड दैट डिस्कशन, और वहाँ पे जो कहा गया, मसलन ऑन द लॉज ही सेज, लॉ इज द हाईएस्ट रीजन implanted in nature which commands what ought to be done and forbid the opposite. This reason, when firmly fixed and fully developed, is the human mind. In the human mind is law. यानी ये भी एक पुरानी सोच है कि यार राइट और रॉन्ग का आइडिया ये somehow built into the human mind है, और ये सच्ची बात भी है। वेरिएशन तो बिल्कुल है,
मज़हब की बुनियाद पे ये वो, लेकिन मोर और लेस जब आप देखते हैं कि एक जुल्म हो रहा है या गलत डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो आदमी उसको नोटिस तो ज़रूर करता है। जाहिर है जहाँ पे स्लेवरी होगी वहाँ पे क्या जस्टिस होना है, लेकिन रोमन लॉ में कुछ स्लेव्स के भी राइट वेरी एलिमेंट्री किस्म के रिकग्नाइज किए गए थे, ऑल्दो दैट इज़ डिस्प्यूटेड, क्योंकि एरिस्टोटल ने तो कहा था कि द स्लेव इज़ अ लिविंग इंस्ट्रूमेंट, यानी एक हथियार जो है, ऐसा हथियार जो एक छुरी या एक साइकिल, यानी इन चीज़ों की तरह वो भी एक लिविंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दैट्स अ हॉरिबल वे ऑफ डिफाइनिंग अ स्लेव। वो बहुत देर तक दुनिया के अंदर रहा। तो सिसरो ने रोमन लॉ की जो एप्लीकेशंस है ना, इश्यूज मैं देखता हूँ, मैंने कुछ लिखा भी था। इश्यूज सिविल है, यानी सिविल लॉज, इश्यूज gentium, which is applicable to foreigners and free people and all, और जैसे मैंने कहा है कि सिविल लॉ और पब्लिक लॉ, क्रिमिनल लॉ, ये सारी चीज़ें रोमन लॉ की तरफ से आई। और आप कह सकते हैं कि जो देखें, एक चीज़ अक्सर मुसलमानों में ये गलत फहमी है कि हज़रत मूसा और रसूलुल्लाह की तरह हज़रत ईसा भी कोई नई शरिया लेके आए थे। दिस इज़ नॉट ट्रू। जीसस ने कोई हुकूमत कभी नहीं की, लिहाजा ही हैड नो लॉ, ही ओनली हैड मॉरल वैल्यूज़। अब मैं वो बात कर रहा हूँ जो कि कन्वेंशनली कही जाती है। हिस्ट्री में तो अब क्वेश्चन उठ रहे हैं कि क्या कोई मोजेस भी था और ये भी थे। आई एम नॉट इनटू दैट, आई एम सेइंग दिस इज़ व्हाट constitutes political theory and the study of politics। तो रोमन पीरियड के अंदर हम देखते हैं कि एक आइडिया ऑफ ह्यूमैनिटी इन डिफरेंट forms, in different languages, in different ethnicities was recognized। क्योंकि रोमन एम्पायर के अंदर तो जर्मन भी थे और इंग्लिश उस ज़माने के केल्ट्स और पिट्स और वो वहाँ की जो लोग थे वो दे वर ऑल अंडर रोमन एम्पायर। जर्मनी में इनकी सारी थी। फ्रांस, गॉल जो नाम है ये इटालियन नाम है, उसका फ्रांस का पुराना नाम गॉल है। इसी तरह ये फैले कई डायरेक्शंस के अंदर। तो आप कह सकते हैं कि ग्रीक पीरियड में फ़लसफ़ा यानी रीज़न को किस तरह रिफाइन करना है और आर्ग्यूमेंट डेवलप करनी है। व्हेन वी कम टू द रोमन्स इट्स मोर प्रैक्टिकल। और इसके अंदर है अलेक्जेंडर वाज मैसेडोनियन ग्रीक जिसने एम्पायर बनाई। उसकी एम्पायर ख़त्म हो गई बिकॉज ही डाइड यंग। उसके बाद एम्पायर रोमन एम्पायर बढ़ी। और जब आप इतनी बड़ी एम्पायर बनाते हैं तो एक इंटरनेशनल लॉ भी आ जाती है। तो आप कह सकते हैं द फर्स्ट attempt to create an international law which would apply to the whole human sort of societies starts with Alexander, but under the Romans it is developed further and further। तो अगर आप चाहें तो सिसरो को पढ़ लें। सिसरो इज़ नॉट अ वेरी ओरिजिनल थिंकर। उसने वही प्लेटो और एरिस्टोटल की थॉट को स्टडी करके तो प्रैक्टिकल आइडियाज़ वहाँ से लोगों को दिए हैं। Thank you very much. I think this would be enough for the Roman period and then we will continue further। हाँ जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so much।